जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 18 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो भारत की एक फिल्म है जिसका नाम है होम बाउंड। तो इसे ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी कि इसका सिलेक्शन टॉप 15 में हो चुका है। ठीक है, अब आगे इसमें वोटिंग होगी और फिर इसके आधार पर इसके विजेता को चुना जाएगा। तो नीरज घायवान की भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। यह फिल्म अब मतदान के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, यानी अब इस फिल्म के लिए वोटिंग होगी आने वाले समय में। तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ने इसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगर हम होम बाउंड फिल्म की बात करें तो इसके डायरेक्टर कौन है? नीरज घायवान। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि होम बाउंड फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो नीरज घायवान है। इस फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में है और यह फिल्म युवा भारत के अनुभवों को केंद्र में रखते हुए उनकी आकांक्षा, जिम्मेदारी को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। बात करें अगर हम ऑस्कर अवार्ड की, तो इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है और इसका आयोजन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा किया जाता है, यानी कि AMPAS के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है और पहली बार यह पुरस्कार 1929 में प्रदान किए गए थे। 2025 के ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है अनोरा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन रही हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर रहे हैं। तो ये ऑस्कर अवार्ड 2025 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली का जो व्यंजन है उसे अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो इटली है वो अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यह मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, यानी कि इटली पहला ऐसा देश बना है जिसके संपूर्ण व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, बात करें अगर हम यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक हैं खालिद अल ऐनानी। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। भारत 1948 से यूनेस्को का संस्थापक सदस्य भी है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कैमरन ग्रीन। तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं कैमरन ग्रीन। तो उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR की टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है और इस प्रकार से कैमरन ग्रीन अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। देखिए, IPL 2026 का जो ऑक्शन हुआ है इसमें कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, फिर इसके बाद मथीसा पथिराना रहे हैं, फिर प्रशांत वीर, फिर कार्तिक शर्मा, फिर लियाम लिविंग स्टोन रहे हैं। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों को आप नोट कर सकते हैं कि किस टीम ने किसको खरीदा है। IPL की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका आयोजक होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और ये T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। इसका पहला विजेता था राजस्थान रॉयल्स जिसने 2008 में इस टाइटल को जीता था। सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस और CSK, इसने 5 बार ये खिताब जीता है।
मुख्यालय इसका मुंबई में है। टाइटल स्पॉन्सर है टाटा समूह। और 2025 का आईपीएल किसने जीता था? आरसीबी ने जीता था। और आरसीबी ने पहली बार 2025 में आईपीएल का टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ठीक है, तो दोस्तों इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे विदेशी राष्ट्र प्रमुख बने हैं जिन्हें इथियोपिया ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को यह जो सम्मान है, जो आदिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र था, उसमें उन्हें दिया गया है। यह मोदी जी का 28वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इथियोपिया की बात कर लेते हैं। तो इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी आदिस अबाबा है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, जिन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है। यह दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है और कभी भी उपनिवेश नहीं बना है। अफ्रीकी यूनियन यानी अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय आदिस अबाबा में ही है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। पीएम मोदी को प्राप्त सम्मान डिस्कस करते हैं 2025 के। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इंसिएंट वोल्ट बिट्सिया मेरा विलिस पुरस्कार नामीबिया के द्वारा प्रदान किया गया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राज़ील के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको त्रिनिदाद और टोबैको के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना घाना के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड साइप्रस के द्वारा। श्रीलंका मित्र विभूषण भी श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम दिया गया है बारबाडोस के द्वारा। तो ये 2025 में पीएम मोदी को प्राप्त सम्मान है। इन सभी को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वीवीजी रामजी विधेयक 2025 किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पेश किया है। तो दोस्तों विकसित भारत जी रामजी योजना का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में वीवीजी रामजी भी बोला गया है। तो यह जो विधेयक लाया गया है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के स्थान पर लाया गया है। यानी कि अब ये जो मनरेगा का अधिनियम था इसके स्थान पर वीवीजी रामजी विधेयक लाया गया है। यानी कि अब ये कानून लागू होगा। अब ये जो विधेयक लाया गया है इसकी विशेषताएं क्या हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो इस विधेयक के तहत प्रत्येक वर्ष 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। यानी 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। पहले 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार इस मिशन के लिए 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि बीज बोने और फसल कटाई के समय कुल 60 दिनों तक रोजगार कार्य स्थगन रहेगा। यानी कि जब गांव में बीज बोने का समय होता है और जो फसल कटाई का समय होता है उस समय रोजगार कार्य का स्थगन रहेगा। यानी कि उस समय काम नहीं लगेगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खर्च वहन करेंगी, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। और हर पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स तैयार करने होंगे, ये इस विधेयक में कहा गया है। और इस विधेयक में प्रावधान है कि मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा। पहले 15 दिन में इसका भुगतान होता था, अब हर सप्ताह भुगतान किया जाएगा। तो ये इस विधेयक की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा बी साई राम को। तो दोस्तों बी साई राम को कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कोयला मंत्रालय के द्वारा की गई है।
अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार के पास लगभग 63.13% हिस्सेदारी है इसमें, और यह महारत्न PSU है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी भी है। हाल ही में की गई नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं भारत सरकार के। संगीता बरुआ अध्यक्ष बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। अमन जैन सार्वजनिक नीति प्रमुख बने हैं मेटा इंडिया के। अजय कुमार शुक्ला MD और CEO बने हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के। अमीन वहदात चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं AI इंफ्रास्ट्रक्चर के गूगल के। मिलान नेडेल्ज कोबेक बने हैं CEO BMW के। डॉक्टर रेणुका अय्यर चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी है NCCN की, जो कि USA की संस्था है। जयचंद्रन वेणुगोपाल बने हैं चेयरमैन और CEO रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के। अपर्णा गर्ग सदस्य वित्त बनी है रेलवे बोर्ड की। और अमर सुब्रमण्यम AI वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एप्पल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ध्रुव 64। तो भारत के द्वारा एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है जो कि 64 बिट का है। अभी कुछ समय पहले 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था, अब 64 बिट का लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ध्रुव 64। ठीक है, और इसे CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.0 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ध्रुव 64 पूरी तरह से स्वदेशी है, इस बात को आप याद रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में होती है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और इसका काम होता है इनपुट लेना और उस पर गणना करना, तर्क करना इसका काम होता है, और फिर आउटपुट देना। अभी जो विक्रम 32 नामक एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था, यह भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट सेमीकंडक्टर प्रोसेसर चिप थी। यह चिप मुख्य रूप से सैटेलाइट और रॉकेट के लिए डिजाइन की गई थी। तो विक्रम 32 को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज गायक SP बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों, भारत के एक दिग्गज गायक थे SP बालासुब्रमण्यम जी, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में हैदराबाद में किया गया है। तो जो हैदराबाद में रविंद्र भारती परिसर है, वहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। SP बालासुब्रमण्यम को गायन का सम्राट कहा जाता है। उनके द्वारा 40,000 से अधिक गीत गाए गए हैं भारत की विभिन्न भाषाओं में। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला था, 2011 में पद्म भूषण, 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में स्थापित की गई प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अथानी कर्नाटक में स्थापित की गई है। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची कोलकाता में। शाहरुख खान और काजोल की जो फिल्म थी DDLJ, इसकी प्रतिमा लंदन में स्थापित की गई है। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा में स्थापित की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में स्थापित की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिंपरी चिंचवाड़ में। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा नई दिल्ली में। महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में। पोट्टी श्री रामोलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजय दिवस यानी 16 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। ये जो दीर्घा स्थापित की गई है, इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं और उन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात हुई है विजय दिवस की। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की याद में मनाया जाता है।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस युद्ध के बाद एक नए देश का गठन हुआ था जिसका नाम था बांग्लादेश। पाकिस्तान के सेना जनरल ए के नियाजी और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो अभी हाल ही में भारत और ब्राज़ील के बीच में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव पर एक समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य है समुद्री और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। यह जो समझौता हुआ है यह हमारे देश के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, उनकी ब्राज़ील यात्रा के दौरान हुआ है। तो दोस्तों, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अभी ब्राज़ील की यात्रा पर गए थे, इसी यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है। ठीक है, और यह समझौता भारतीय नौसेना, ब्राज़ील की नौसेना और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच हुआ है। ब्राज़ील की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाली यहाँ की भाषा है। करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियाई रियाल यहाँ की करेंसी है। अमेज़न नदी और अमेज़न वर्षा वन यहीं पर स्थित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया था। ठीक है, यहाँ पर आप ब्राज़ील को देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में बोल्विया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, पेरू है, कोलंबिया है, गुआना है, ये सभी। और इसके अलावा इसकी सीमा सूरीनाम और फ्रेंच गुआना से भी लगती है। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, नोट्स, इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों, इसी ऑप्शन पर यानी ई बुक वाले सेक्शन पर लास्ट 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो संगीता बरुआ चुनी गई हैं। नवंबर 2025 के लिए महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई हैं? सैफाली वर्मा। भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई है? NH45। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है? बस्तर। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? INS हंसा, गोवा। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? 72। छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? अथानी। हाल ही में NCAER का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश गोयल। हाल ही में किस राज्य ने सीमावर्ती पर्यटन के लिए चोला और डोकला के द्वार खोले हैं? सिक्किम। प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपको बताना है ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक है।
और फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। और फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। और शिक्षा का जो अधिकार है जिसे RTE बोला जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है, तो ये अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि RTE का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में है। बाकी दोस्तों कल से क्या करेंगे कि जो समानता का अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है, इन सभी को अलग से डिस्कस करेंगे। यानी कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो समानता का अधिकार होगा, उसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और जो भी और टॉपिक हों आपके माइंड में वो भी आप बताइए, उनको भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे में। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजस्थान, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक का पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं।